गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लाए एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका स्टडी प्लान क्या रहने वाला है, आपका ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है। आपके लास्ट 90 डेज बचे हैं तो किस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना यूजीसी नेट और जीआरएफ एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई कर सकते हैं इसी जून के अंदर, इसी बारी और एक ही बारी के अंदर। डिस्कस करेंगे क्या स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों को देखिए आपको मैनेज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर नंबर 2 करोगे और आपका काम चल जाएगा, सिर्फ वो काम नहीं चलेगा, साथ साथ आपको पेपर नंबर 1 भी मैनेज करना पड़ेगा। अभी तक जितने भी लोगों से बात की गई है वो यही कहते हैं कि सर हम दिन का आधा टाइम जो है 2 बजे से पहले का जो टाइम है वो हम पेपर नंबर 1 को देते हैं और 2 बजे के बाद का जो टाइम है वो हम पेपर नंबर 2 को देते हैं। तो दोनों की ही इंपॉर्टेंस काफी रह जाती है। अगर हम एक बार कट ऑफ दोबारा से देखें तो कट ऑफ इस बार की आप देखोगे तो आप 218 आपकी गई है जेआरएफ की, और आप ध्यान से देखोगे तो आपकी 194 गई है नेट की। पीएचडी की आपकी 174 है, पीएचडी की भी आपकी 174 है। तो ये कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए इतना आसान काम नहीं है। हर बारी आपकी जो कट ऑफ है वो इंक्रीज होती जा रही है। लास्ट टाइम आपकी 216 थी, इस बार आपकी 218 गई है। एक्सपेक्ट करके चलो कि अगली बार हो सकता है 220 के आसपास पहुंच जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका यूजीसी नेट का जो कंपटीशन है दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। काफी सारे लॉ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको पहले यूजीसी नेट लॉ के बारे में पता भी नहीं होता था, लेकिन अब मार्केट में क्या आप कह सकते हो कि आपका जो कहते हैं ना नॉलेज, जो कहते हो कि आपका पता लगता जा रहा है कि यार ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। तो जितना ज्यादा लोगों को पता लगेगा, जितना ज्यादा कंपटीशन आपका बढ़ेगा, उतने ज्यादा आप चांसेस है कि आपके कट ऑफ भी आपका हाई जाता रहेगा, हाई जाता रहेगा, जाता रहेगा। अभी जुडिशियल एग्जामिनेशन के ऊपर भी आप मान के चल सकते, थोड़ा सा तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ही है कि 18 मार्च को आपका जजमेंट आएगा। कि कहीं ऐसा ना हो कि जुडिशियल एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको 3 साल की पहले प्रैक्टिस करनी पड़े फिर आप जुडिशियल के अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो मान के चलेगा कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर भी जो आपका कंपटीशन है वो बढ़ने वाला है, कम नहीं होगा। और अगर कंपटीशन बढ़ता है तो आपका कट ऑफ भी है वो भी आपका बढ़ेगा 220 कट ऑफ लगभग। अगर आप टारगेट अपना रखना चाहते हैं कि कितना टारगेट आपको रखना चाहिए कि आप पेपर नंबर 1 भी आसानी से निकाल ले, पेपर नंबर 2 भी आप आसानी से निकाल ले, तो 40 क्वेश्चंस का आपका टारगेट होना चाहिए पेपर नंबर 1 के अंदर। 40 क्वेश्चंस का, 40 क्वेश्चंस मतलब क्या, 80 नंबर तो आपके पेपर नंबर 1 में ही हो गए। और अगर मैं पेपर नंबर 2 की बात करता हूं तो कम से कम देखिए 70 तो आपके आने ही चाहिए, लेकिन आप जो टारगेट रखिए उसके अंदर वो आपका 80 का होना चाहिए। 80 क्वेश्चंस का आउट ऑफ 100। अगर आप कम से कम 80 का टारगेट रखते हैं मतलब क्या, आपके 160 नंबर हो गए। 160 प्लस अगर 80 देखोगे तो लगभग आपके जो स्कोर पहुंचेगा 240 तक। लेकिन ये टारगेट है और टारगेट अगर ऊपर वाला नहीं रखोगे तो नीचे वाला भी अचीव, कम से कम चांस तो रहेगा अचीव करने का। तो ये तो टारगेट है। हो सकता है कि आपके यहां पर 40 में से सिर्फ 35 ही हैं, यहां पर आपके 80 में से 75 ही है। तो 10 क्वेश्चंस अगर आप कम कर लेते हैं तो आपका कितना हो गया, 220 तक पहुंच जाएगा लगभग। तो इसलिए कह रहा हूं जो टारगेट आपका होना चाहिए पेपर नंबर 1 के अंदर वो 40 क्वेश्चन का होना चाहिए, और पेपर नंबर 2 के अंदर जो आपको टारगेट रखना है वो रखना है आपको 80 क्वेश्चंस का। और जो लास्ट के जो 10 क्वेश्चन होते हैं जो आपके कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करते हैं, कम से कम उसके अंदर टारगेट होना चाहिए कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप आसानी से उनको करके आए। क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि 99% बच्चों के लगभग ठीक होने ही होते हैं वो। और कोशिश करता है हर कोई कि मैं उसमें तो कम से कम अच्छा स्कोर करूं, तो लास्ट के तो 10 में से 10 आपका स्कोर आना ही चाहिए। बाकी बच्चे आपके 90 क्वेश्चंस, उन 90 क्वेश्चंस को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है वो आपका सिलेबस आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप सिलेबस की तरफ चलोगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपका इसके अंदर दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो आपका यूनिट नंबर 2 है। मान के चलिएगा कि इस यूनिट से आपके लगभग 15 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। मान के चलिएगा कि इस यूनिट से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चंस आने के आपके चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कीजिए। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कीजिए, इसको निपटाइए। और टारगेट कॉन्स्टिट्यूशन को देने का आपके पास होना चाहिए सिर्फ 10 दिन, 10 डेज के अंदर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो यूनिट नंबर 2 है आपको ये कंप्लीट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।
10 दिनों के अंदर आपको टारगेट बनाना है। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, क्लासेस के अलावा आपको टाइम निकालना पड़ेगा कम से कम दिन में 3-4 घंटे, जिसके अंदर आप ये यूनिट नंबर 2 जो है इसके जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस कीजिए, जितना रिवीजन हो सकता है उतना कीजिए। टाइम निकाल लीजिए कि दिन के अंदर अगर आपका एक दिन के अंदर आपको 3 घंटे भी मिलते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ पेपर नंबर 1 को भी टाइम दोगे, और मैं 3 घंटे उनकी बात कर रहा हूँ जिनको सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा। अगर आपके पास ये 3 घंटे भी होते तो इन 3 घंटे के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा टाइम पढ़ते ही रहो। पढ़ते ही रहोगे तो रिटेन नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए कि इन 3 में से कम आपका 1.5 आवर्स आप पढ़ाई करें, रिवीजन करें, और 1.5 आवर्स आप कोशिश करें कि आप जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब हर यूनिट के लिए, हर यूनिट को रिवाइज करने के लिए, हर यूनिट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना कह सकते हो कि आपका जो लीगल एक्यूमेन है वो और बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाए उसके बाद जो भी अभी तक आपका क्लास के अंदर हो चुका है, जो भी सब्जेक्ट्स आपके क्लास के अंदर हो चुके हैं, अगर फैमिली लॉ हो चुका है तो फैमिली लॉ देखिए 10 क्वेश्चंस आपके यहां से भी आ सकते हैं। अगर आपका कंपैरेटिव पब्लिक लॉ हो चुका है तो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ देखिए, जो भी सब्जेक्ट अभी तक आपका क्लास के अंदर हुआ है कम से कम वो इन छुट्टियों के अंदर, अगर छोटा सब्जेक्ट अगर आप पकड़ते हो, जैसे अभी 2 दिन की छुट्टी आ रही है, सैटरडे संडे आपको मिलेगा, होली वाले दिन तो हो सकता है थोड़ी सी आप लोग पढ़ाई करें, लेकिन अगर सैटरडे संडे मिलता है तो कम से कम जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए हमने एक हफ्ता तैयारी की है उनके क्वेश्चंस कीजिए, जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं उतने क्वेश्चन कीजिए। और अगर मैं बात करता हूँ कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की, तो यूनिट नंबर 2 के साथ मिला के अगर मैं बात करूं तो लगभग 5 क्वेश्चन आपके इसमें से भी आ जाते हैं। तो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 10 मिला के आप कह सकते हैं टोटल 20 क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, मतलब 40 क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो गए। जब 40 क्वेश्चन यहीं से, 40 मार्क्स आपके यहीं से ही हो जाएंगे तो क्या काफी आसान नहीं हो जाएगा वो 160 वाला टारगेट पूरा करना? मतलब 2 यूनिट से आपका लगभग आप मान के चलिए कि आपका 25% जो पेपर का जो टारगेट है वो पूरा हो रहा है सिर्फ 2 यूनिट से। तो इन 2 यूनिट्स को तो आपको इस तरीके से करना है कि बिल्कुल मत छोड़िए इसमें कुछ भी, और इतनी अच्छी तरीके से इन चीज़ों को कीजिए कि आपका जो एग्जाम है एक ही बारी में क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगर ये 2 यूनिट्स आपके हो जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ हो जाए। अच्छा, अगर किसी को स्टार्ट करना है बिल्कुल बेसिक से तो कोशिश कीजिए कि आप वो यूनिट पकड़िए कि जो इजी वाली यूनिट हो। अभी तक तो ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जो मुझसे पढ़ रहे हैं या ये यूनिट्स क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं, लेकिन अगर किसी ने भी यूनिट्स अभी तक शुरू नहीं करी हैं, पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं करी है, उनके लिए अगर मैं सजेशन देना चाहूँ तो सबसे पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस से शुरू कीजिए, जो एक छोटी यूनिट है कि आपको कम से कम कॉन्फिडेंस मिले कि मैंने कम से कम एक यूनिट तो कर ली। क्योंकि ध्यान से देखोगे तो 90 दिन एग्ज़ाम के हैं, लगभग 90 दिन में से आखिरी के जो 15 दिन है वो तो हटा ही दीजिए, तो लगभग 75 दिन आपके पास बचेंगे, 75 डेज आपके पास बचेंगे। उन 75 डेज का आपका टारगेट होना चाहिए कि आपका कोर्स जो है ख़त्म हो जाए। उसके बाद लास्ट 15 दिन तो सिर्फ रिटेंशन, कंसोलिडेशन, रिवीजन, ये सब चीज़ें चलेंगी, उसके अलावा तो कुछ नहीं चलेगा। उसके अलावा नेक्स्ट अगर आपको कोई यूनिट करनी है तो आप कर सकते हैं सीधा यूनिट नंबर 3 पे आ जाइए, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। 7-8 क्वेश्चंस आपके यहाँ इस यूनिट से भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वही आपका स्ट्रक्चर रहना चाहिए, वही आपका प्रोसेस रहना चाहिए कि किस तरीके से आप आधे टाइम आप थ्योरी पढ़िए, आधे टाइम आप क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि दोनों ही आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। और अगर क्लासेस करी हैं तो रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस रह जाएगा। यूनिट नंबर 4 लॉ ऑफ क्राइम्स, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। अच्छा, ये तो ऐसा है कि आप लोग अपने लॉ कॉलेज में भी अच्छे से पढ़ के आते हो, और अगर मुझसे पढ़ लिया एक बार तो मुझे नहीं लगता कि रिवीजन की दोबारा दोबारा नीड पड़ेगी इसकी। तो इसमें तो स्पेसिफिकली आप ये कर सकते हैं कि क्वेश्चंस ही आप करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जितने करोगे इसके अंदर रादर देन प्रैक्टिस, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 8 से 9 क्वेश्चंस आप इस यूनिट के भी मान के चल सकते हैं। लॉ ऑफ टॉर्ट्स तो अभी आपका चल ही रहा है तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी तक जिसको समझ नहीं आ रहा कि सर आपकी क्लासेस नहीं करी तो किस तरीके से किया जाए, तो उसके लिए आपका ऑफ कोर्स होली पे एक ऑफ़र अच्छा निकल के आया है, दैट इज़ कि आपको एक कोर्स मिल रहा है इतने प्राइस के अंदर।
तो ये भी एक अच्छा ऑफर है आपके पास। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, करण के नाम से कोड रहेगा। ऐप पे जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक गेट दी ऑफर वाला लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए। टॉप राइट साइड कॉर्नर के ऊपर अप्लाई कूपन्स पे क्लिक कीजिए, उस पर मेरा कोड डालिए, ये प्राइस आपके पास आ जाएगा कल। कल मतलब आपका जो डेट रहेगा, मैं होली वाले दिन की बात कर रहा हूँ, 14 तारीख की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहने वाली, तो प्लीज़ इसको भी आप कर सकते हैं। फिर आपकी जो लास्ट की जो 3 यूनिट्स हैं, आईपीआर हो गया, कंपैरेटिव तो हम देख चुके हैं, आपका इन्वायरमेंट लॉ हो गया और आपका आईपीआर हो गया। हालांकि छोटी यूनिट ज़रूर है ये, लेकिन इसको कम मत समझिएगा। काफ़ी बच्चों को इस यूनिट के अंदर प्रॉब्लम होता है, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9। जिन यूनिट से आप लोग डरते हैं, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 9, ऐसी यूनिट जिसके अंदर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं जो आपने शायद पहले अपने लॉ कॉलेजेस के अंदर ना पढ़े हों, कन्वेंशन अपने लॉ कॉलेज के अंदर ना सुनी हो, तो इनको करना बहुत आसान मुश्किल हो जाता है कई बार। रिटेन करना वहाँ पर ज़्यादा आसान होता है जो चीज़ें पहले पढ़ रखी हूँ, लेकिन जो नहीं पढ़ रखी वहाँ रिटेन करना मुश्किल होता है। तो इन यूनिट्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने वन लाइनर्स जरूर बना के रखिए इन यूनिट्स के अंदर, क्योंकि आपको वन लाइनर्स इन यूनिट्स के लिए ऑन द टिप्स याद करने हैं बार बार। 3 यूनिट्स आपकी हो गई, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, यूनिट नंबर 8 इन्वायरमेंट लॉ, ह्यूमन राइट लॉ, और यूनिट नंबर 9 आईपीआर। आपके सिंगल पेज के ऊपर वन लाइनर्स होने चाहिए इन यूनिट्स के। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वो लास्ट के टाइम में, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे बार बार इन यूनिट्स को। तो वन लाइनर्स बनाइए इनके, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है इन यूनिट्स के लिए। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो हम अभी पिछले हफ्ते हमने पूरे सारे हफ्ते के अंदर ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन करें, वो तो मुझे लगता है कि आपका हो गया होगा। फिर बची थी आपकी यूनिट नंबर 5, छोटी यूनिट है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने इसके, 4 से 5 क्वेश्चन मान सकते हो। और अगर 5 क्वेश्चन भी अगर आप मानते हो तो उसमें से एक क्वेश्चन आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन का निकाल लीजिए, एक मोटर व्हीकल्स का, एक कॉम्पिटिशन का, तो लगभग 2 या 3 क्वेश्चन ही आपके आएंगे टॉट से। तो उन 2-3 क्वेश्चन को क्लासेस अटेंड कर लीजिए। क्लासेस का मुझे लगता है क्लास के बाहर इसके अंदर से कुछ नहीं आना चाहिए। बाकी जहाँ तक बात होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, मोटर व्हीकल्स की और कंपनीज की, तो वो भी क्लासेस के अंदर मैं करवाऊंगा ही, तो वो भी आपके लिए मैराथन्स होंगी क्लास के अंदर ही, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कमर्शियल लॉ एक और बड़ा यूनिट, कुछ स्पेसिफिक टारगेटेड स्टडी इसके अंदर करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, ये सब तो हो जाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अभी हमने क्रैश कोर्स किया ही है, 4 क्लासेस, 3 क्लासेस हमने उसकी कर ली, 1 क्लास आपकी और बची है। बाकी कंपनी लॉ के अंदर स्पेसिफिक टारगेटेड स्टडी चाहिए इसके अंदर। तो जो जो प्रोविजंस आपके कंपनी लॉ के दे रखे हैं, वो प्रोविजंस आपको ध्यान से देखने, जैसे आपका इनकॉर्पोरेशन का हो गया, प्रोस्पेक्टस का हो गया, मीटिंग्स का हो गया, डायरेक्टर्स का हो गया। तो स्पेसिफिक प्रोविजंस आपको टारगेट करने, इन स्पेसिफिक प्रोविजंस के तहत आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ये यूनिट ऐसी है कि आप मान के चलिए कि 10 क्वेश्चंस आपके इस यूनिट से आ सकते हैं। 10 क्वेश्चंस आपके इस यूनिट से आ सकते हैं, बट जाते हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन आपके कंपनी लॉ का आ गया, एक क्वेश्चन आपका नेगोशिएबल का आ गया, एक पार्टनरशिप का आ गया, एक बेलमेंट का आ गया, और 4-5 क्वेश्चन आपके कॉन्ट्रैक्ट से आ गए। तो इस तरीके से आपका बट जरूर जाता है, लेकिन एक क्वेश्चन, एक क्लासेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ये रिवीजन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बाकी कॉन्ट्रैक्ट तो चलो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको, लेकिन जो बाकी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है, जैसे आपका कंपनी लॉ हो गया, इनके लिए वन लाइनर्स बनाइए। वन लाइनर्स बनाने ज़रूरी हो जाते हैं इन टॉपिक्स के, ताकि आप डिटेल के अंदर इन चीज़ों को भी कवर कर सकें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के अंदर कहते हैं ना, कोई एज ले सकता है, तो इन्हीं चीज़ों के अंदर ले सकता है। वन लाइनर्स उससे लिए काम आएंगे कि लास्ट टाइम पे आप ये चीज़ें जो है आसानी से रिवाइज कर पाएँ। उसके अलावा फैमिली लॉ, ऑफकोर्स ये तो क्लासेस ही मुझे लगता है कि सफिशिएंट रहेंगी आप लोगों के लिए। ये क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है, तो क्लासेस का ही देखिएगा बिल्कुल ही, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए इनको इस यूनिट का भी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर और कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा वीडियो था, ताकि आप किस तरीके से 90 डेज का स्टडी प्लान बना सकते हैं। पहले यूनिट उठाइए, कौन सा यूनिट नंबर 2 मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप कंपनी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कंपैरेटिव पब्लिक लॉ उसको उठाइए। उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो पहले कर लीजिए उसको। फिर आप आ जाइए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और लॉ ऑफ क्राइम्स के ऊपर। फिर नेक्स्ट आपका जो स्टेप होना चाहिए वो 3 यूनिट्स पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के साथ ही पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इन्वायरमेंट लॉ और आपकी आईपीएस, साथ में इन तीनों को कवर करके रिवाइज करके वन लाइनर्स बनाना शुरू कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस रह जाएंगे इन यूनिट्स के।
ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपका रहना चाहिए अभी लास्ट 90 दिनों का, और हर हफ्ता डेडिकेट होना चाहिए। जैसे कंपनी के अंदर रिपोर्ट बनती है ना कि कंपनी के अंदर एक हफ्ते के अंदर कितना काम हुआ, तो वीक ऑन वीक आपको अपनी प्रोग्रेस जो है ट्रैक करनी है खुद ही। मैं तो आके नहीं दे सकता ना कि कितना टाइम पढ़ रहे हो, कितना कवर हो गया कि नहीं कवर हुआ। अगर आप बोलोगे तो हर वीक या हर 10 दिन के अंदर हर यूनिट का एक मॉक टेस्ट रख लेंगे, ताकि आप लोग अपनी जो तैयारी है वो कवर कर सके। अगर आपको लगता है कि मॉक टेस्ट मुझे रखना चाहिए हर 10 दिन के अंदर हर यूनिट का, डिपेंडिंग अपॉन हमारा शेड्यूल जो है उस हिसाब से, तो हम एक नया ये सेशन भी रख लेंगे, ताकि हम हर 10 दिन के अंदर कम से कम हर यूनिट का एक मॉक टेस्ट रख लें, ताकि आपकी तैयारी जो है और भी अच्छी हो पाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर, जो कि अब सीधा आपकी मंडे को रहेगी। गुड बाय।